तो क्लास कैसे हैं आप लोग। तो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं 8 क्लास हिस्ट्री चैप्टर 2 में। आज का हमारा जो मेन पॉइंट है वह है प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध भारत के अंदर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध माना जाता है। अब ऐसा क्या कारण है कि प्लासी के युद्ध को भारत के लिए या भारत में उनके शासन के लिए महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है। यदि हम इसके बारे में बात करें तो आइए देखते हैं कि यहाँ पर प्लासी एक्चुअल में पहले था क्या। क्योंकि हम पहले प्लासी से चालू करेंगे, उसके बाद हम इसके अंदर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रभाव, उनके प्रसार और उन्होंने किस प्रकार से बंगाल के साथ साथ पूरे भारत पर अपने शासन को कायम किया उसके बारे में हम बात करेंगे। तो यदि बात करते हैं प्लासी के बारे में तो कहा जाता है कि जो प्लासी इसका नाम किस तरह से पड़ा। तो प्लासी का जो असली नाम था वो प्लासी नहीं था बल्कि पलासी था, जिसे अंग्रेजों ने बिगाड़ करके प्लासी कर दिया था। इस जगह को प्लासी यहाँ पाए जाने वाले पलास के फूल के कारण कहा जाता था और पलास के खूबसूरत फूलों का उपयोग होली पर इस्तेमाल होते थे। और यदि आप इसे कुछ अलग अलग किताबों में पढ़ेंगे तो इनके अलग अलग किताबों में अलग अलग नाम दिए गए हैं। कहा जाता है कि जो प्लासी है वह मुर्शिदाबाद से लगभग 20 किलोमीटर दूर एक प्रांत था, एक परगने का नाम था प्लासी। तो अलग अलग किताबों में अलग अलग नाम दिए गए हैं, तो हम एनसीईआरटी के पॉइंट को फॉलो करेंगे। इसमें कहता है कि 1756, लेकिन अब क्या आपको पता है कि एक्चुअल में प्लासी का जो युद्ध शुरू हुआ था वह किस तारीख को शुरू हुआ था। तो जो प्लासी का युद्ध शुरू हुआ था वो 23 जून 1956 को ये चालू हुआ था। सॉरी 1957 को यह स्टार्ट कर दिया गया था, प्लासी का वॉर स्टार्ट हो गया था। कहता है इसके अंदर कि अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब कंपनी को सिराजुद्दौला की ताकत से काफ़ी भय था। आप थोड़ा सही से पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि अलीवर्दी खान जैसे ही मर जाता है तो सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बन जाता है। कंपनी जो था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उसको सिराजुद्दौला की ताकत से काफ़ी डर था, क्योंकि जो सिराजुद्दौला था वो ताकतवर एक सेना थी और उनके ताकतवर शासक के तौर पर इसने अपनी सत्ता को संभाल रखा था। सिराजुद्दौला की जगह कंपनी एक ऐसी कठपुतली नवाब चाहती थी। कठपुतली समझते क्या होता है? कठपुतली, कठपुतली राजस्थान में एक कला है जिसमें लकड़ी के पुतले को हाथों के अंगुलियों के माध्यम से नचाया जाता है। तो यहाँ पर भी कंपनी चाहती थी कि जो हमारे पास बंगाल है, हमारा जो नॉर्थ इंडिया है, वहाँ पर एक ऐसी सरकार बने जो हमारे इशारों पर नाचे। इसी को कठपुतली नवाब कहा गया था। जो उसे व्यापारिक रियासतों का मतलब होता है या रियायतों का मतलब होता है उन्हें छूट देना और अन्य सुविधाएं आसानी से देने में आनाकानी ना करे। मतलब कि जब हम जिससे जो मांगे वो हमें आसानी से दे दे, ऐसी सरकार हमें बनानी थी बंगाल के अंदर। कंपनी ने प्रयास किया कि सिराजुद्दौला के प्रतिद्वंदियों में से किसी को नवाब बना दिया जाए, मतलब कि यहाँ पर सिराजुद्दौला को हटा दिया जाए और उनके जगह पर किसी और को बनाया जाए। कंपनी को कामयाबी नहीं मिली। जवाब में सिराजुद्दौला ने हुक्म दिया कि कंपनी अपने राज्य के राजनीतिक मामलों में टांग अड़ाना बंद करे। मतलब कि यहाँ बंगाल के नवाब ने कहा कि हमारा जो अपना खुद का घरेलू मामला है उसमें आप टांग ना अड़ाएं, किलेबंदी रोके और बाकायदा राजस्व चुकाए। मतलब कि आप जो हमारे राज्य के अंदर रह करके अपने खुद का किला बना रहे हैं आप उसे रोक दें, और जो हमारा टैक्स बनता है वो आप हमें टैक्स समय समय पर चुकाते रहें, ऐसा इसमें कहा जाता है। कहता है जब दोनों पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं हुए, मतलब कि सिराजुद्दौला और कंपनी जब पीछे हटने को तैयार नहीं हुए, तो अपने 30,000 सिपाहियों के साथ नवाब ने कासिम बाजार में स्थित इंग्लिश फैक्ट्री पर हमला बोल दिया। तो यहाँ पर शुरुआती टाइम में 30,000 सैनिकों की सहायता ली गई युद्ध करने के लिए, और नवाब की फौजों ने कंपनी के अफसरों को गिरफ्तार कर लिया, गोदाम पे ताला लगा दिया, अंग्रेजों के हथियार छीन लिए और अंग्रेजी जहाज़ों को घेरे में ले लिया। इस प्रकार से यहाँ के नवाब ने
कंपनी के कलकत्ता स्थित किले पर कब्जा कर लिया और उन्हें यहाँ से भगा देने का काम चालू किया। इस प्रकार के काम सिराजुद्दौला के द्वारा किया गया था। कहता कलकत्ता के हाथ से निकल जाने की खबर सुनने पर मद्रास में तैनात कंपनी के अफसरों ने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में सेनाओं को रवाना कर दिया। ध्यान देना, रॉबर्ट क्लाइव, तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है रॉबर्ट क्लाइव। अब बंगाल के अंदर यदि हम बात करते हैं बंगाल के बारे में, तो बंगाल में जो युद्ध होता है वह रॉबर्ट क्लाइव प्लस किसके बीच में होता है, तो सिराजुद्दौला के बीच में यहाँ पर युद्ध होता है। चलिए देखते हैं इसके बारे में आगे। कहता है इस सेना को नौसैनिक बेड़े की मदद भी मिल रही थी। नौसैनिक बेड़े की मदद मतलब कि जो रॉबर्ट क्लाइव का जो सेना जा रहा था उसमें नेवी भी साथ में जा रही थी। इसके बाद नवाब के साथ लंबे समय तक सौदेबाजी चली। आखिरकार 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला के खिलाफ कंपनी की सेना का नेतृत्व किया। ध्यान देना, 23 जून 1757 को यह युद्ध चालू होता है। और ये युद्ध चालू होता है, ये दो लोगों के बीच में होता है। पहला यहाँ पर जो होता है वह सिराजुद्दौला के बीच में होता है और जो दूसरा होता है वो रॉबर्ट क्लाइव के बीच में होता है। तो जो सिराजुद्दौला की यदि हम बात करते हैं तो इसमें कुछ पॉइंट आपको सीखने को और समझने को मिलेगा। आइए देखते हैं। यदि हम इस बारे में बात करते हैं इस टॉपिक के बारे में, तो यहाँ पर आपको कुछ नई चीज़ें देखने को मिलेगी। जैसे कि आपको यहाँ पर मिलेगा ये कहता है यहाँ पर 23 जून 1757 में नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेज के बीच में जब लड़ाई होती है तो ब्रिटिश सेना का जो नेतृत्व किया था वो रॉबर्ट क्लाइव ने किया था, जिसमें 613 यूरोपीय पैदल सैनिक, 100 यूरोपीय सिपाही, 171 तोपखाने और 2100 भारतीय पैदल सैनिक यहाँ पर जो रॉबर्ट क्लाइव थे उनके साथ लड़ने के लिए गए थे। लेकिन उधर की यदि हम बात करते हैं नवाब के साइड में, तो नवाब के साइड से जो गया था वो 35,000 पैदल सैनिक थे, 15,000 घुड़सवार थे, 53 तोपखाने थे, जिसे चलाने के लिए 40 से 50 फ्रांसीसी थे, क्योंकि जो सिराजुद्दौला था उसने फ्रांसीसियों से सहायता ली थी। तो यहाँ पर ये लोग भी शामिल हो जाते हैं। अंग्रेज़ों की जो इसमें हानि होती है वो 52 सिपाही और 20 यूरोपीय मारे जाते हैं, जबकि नवाब की बात करते हैं तो लगभग 500 लोग मारे गए थे, जो काफ़ी ज़्यादा दर्दनाक स्थिति में देखने को मिल जाता है। अब यहाँ से कुछ स्थितियाँ और भी बन जाती हैं। थोड़ा सा यदि आप इसके बारे में देखेंगे तो आपको यहाँ से मिल जाएगा कि अंग्रेज़ों की विजय का कारण क्या था। थोड़ा सा पहले अभी एनसीईआरटी को देखते हैं। तो कहता है नवाब सिराजुद्दौला की हार का बड़ा कारण था सेनापतियों में से एक सेनापति जिसका नाम था मीर जाफ़र। मीर जाफ़र की कारगुजारियाँ भी थी। तो कह रहा है कि जो सिराजुद्दौला हार गया तो वो हारता क्यों है, हारने के पीछे क्या कारण था। तो आइए देखते हैं यहाँ पर उसके कारण के बारे में बताया गया है। कहता है अंग्रेज़ों की विजय का कारण उनके चुस्ती और फुर्ती के साथ साथ उनके द्वारा किए गए अनेक षड्यंत्र और धोखाधड़ी थी। मतलब कि अंग्रेज इसलिए जीत जाते हैं क्योंकि अंग्रेज़ों ने क्या किया था, षड्यंत्र किया था, धोखाधड़ी किया था, उनकी सेना चुस्ती में थी, फुर्तीली थी। इसके साथ साथ उन्होंने शत्रु खेमे के अनेक लोगों को अपने साथ मिला लिया था, जिसमें से मीर मदान और मोहनलाल ने ईमानदारी से युद्ध लड़ा था। लेकिन बाकी जो उनके सेनापति थे जिसमें थे आपके मीर जाफ़र, यार लुत्फ़ खान, राय दुर्लभ, ये 3 लोगों ने अंग्रेज़ों के साथ मिल चुके थे, जिसके कारण यहाँ पर जो अंग्रेज़ होते हैं वो जीत जाते हैं और जो सिराजुद्दौला होता है वो यहाँ पर हार जाता है। अब आगे इसमें कहता है मीर जाफ़र की टुकड़ियों ने इस युद्ध में हिस्सा नहीं लिया। रॉबर्ट क्लाइव ने यह कहकर उसे अपने साथ मिला लिया था कि सिराजुद्दौला को हटाकर मीर जाफ़र को नवाब बना दिया जाएगा। ऐसा इसमें उनके साथ आश्वासन किया गया था। यहाँ पे कहता भी है कि प्लासी की जंग इसलिए महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि भारत में ये कंपनी की पहली बड़ी जीत थी। कंपनी ने इतनी बड़ी जीत इससे पहले कभी नहीं जीता था। प्लासी की जंग के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया और मीर जाफ़र नवाब बन जाता है।
कंपनी अभी भी शासन की जिम्मेदारी संभालने को तैयार नहीं थी। उसका मूल उद्देश्य व्यापार को फैलाना था। उसका मानना था कि भारत में जितने भी इलाके हैं उन सभी पर अपना व्यापार हो सके और अधिक से अधिक मुनाफा कमाया जा सके। अगर ये काम स्थानीय शासकों की मदद से बिना लड़ाई लड़े ही किया जा सकता था तो किसी राज्य को सीधे अपने कब्जे में लेने की क्या जरूरत थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मानना था कि हमें यहाँ से अधिक व्यापार करना है और यहाँ से ज़्यादा मुनाफा कमाना है। बस हमें मुनाफा कमाना है और अपने देश लेके जाना है, यही इनका पहला मकसद हुआ करता था। जल्दी ही कंपनी को एहसास होने लगा कि यह रास्ता भी आसान नहीं है, क्योंकि उनको लगने लगा था कि हम जितने आसानी से चाहते हैं कि यहाँ से पैसे इकट्ठा करें अपने देश में लगाएं, वो इतना आसान नहीं। कठपुतली नवाब भी हमेशा कंपनी के इशारे पर नहीं चलते थे। आखिरकार उन्हें भी तो अपनी प्रजा की नज़र में सम्मान और संप्रभुता का दिखावा करना पड़ता था। इसीलिए यहाँ पर लगातार जो नया बंगाल का नवाब बनता है, जिसका नाम था मीर जाफ़र, वो अंग्रेज़ों के साथ उतने बेहतर तरीके से लंबे समय तक नहीं रह पाता है। फिर कंपनी क्या करती? जब मीर जाफ़र ने कंपनी का विरोध किया तो कंपनी ने उसे हटाकर मीर कासिम को नवाब बना दिया। ध्यान देना, यहाँ पर नवाबों की हेर फेर हो रही है, तो थोड़ा सा ध्यान देना ऊपर। सिराजुद्दौला को मार दिया गया, सिराजुद्दौला को मार दिया गया। फिर किसे बनाया गया? मीर जाफ़र को बनाया गया। फिर यहाँ पे आगे कहता है क्या? फिर यहाँ पर आगे कहता है कि मीर जाफ़र ने जब विरोध किया तो उसे हटा दिया गया और मीर कासिम को नवाब बना दिया गया। मीर कासिम परेशान करने लगा तो फिर बक्सर की लड़ाई हुई 1764 में। फिर उसे भी हरा दिया गया, उसे बंगाल से बाहर कर दिया गया और मीर जाफ़र को दोबारा लाया गया। तब मीर जाफ़र को जब दोबारा लाया गया तो नवाब को हर महीने 5 लाख रुपए कंपनी को चुकाने थे। 5 लाख रुपए कंपनी को चुकाने थे। लेकिन यहाँ पर कुछ डिटेल आपको अलग अलग किताबों में अलग दिखाई पड़ेगा। जैसे कि यदि मैं बात करता हूँ स्पेक्ट्रम के बारे में, तो स्पेक्ट्रम में इस डेटा को कुछ और ही दिखाया गया है। यदि हम बात करते हैं स्पेक्ट्रम के बारे में तो कहता है यहाँ पर आगे कि मीर जाफ़र ने अंग्रेज़ों को नजराने एवं हर्जाने के रूप में 17,50,000 रुपये दिए थे। कितने दिए थे? तो 17,50,000 रुपये देने का काम किया था। ये एक बहुत बड़ी रकम इस समय के तौर पर देखने को मिल जाती है। मीर जाफ़र जैसे ही सत्ता पर आता है तो उसे कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो उसे कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ा था? सबसे पहली समस्या आई थी मिदनापुर के राजा राम सिन्हा और पूर्णिया के अली खान जैसे जमींदारों ने उसे अपना शासक मानने से इनकार कर दिया था। उसको अपने कुछ अधिकारियों, विशेषकर दुर्लभ राय की वफादारी पर संदेह था। उसे विश्वास था कि दुर्लभ राय ने जमींदारों को उनके विरुद्ध विद्रोह करने के लिए उकसाया है, परंतु दुर्लभ राय जो था वो क्लाइव के नेतृत्व में था, इसीलिए उसे छूना मुश्किल था। मुगल बादशाह का पुत्र जो बाद में शाह आलम के नाम से पुकारा गया था, वो बंगाल के सिंहासन पर अधिकार करने का प्रयास कर रहा था। कंपनी का ऐसा विचार था कि मीर जाफ़र डच कंपनी के सहयोग से बंगाल में अंग्रेज़ों के बढ़ते प्रभाव को कम कर सकता है। ये भी सबसे बड़ी चुनौती थी। इसके कारण उसके पुत्र को हिरासत में उसका पुत्र मर जाता है, जिसके कारण फिर से जो उत्तराधिकारी का यहाँ पर समस्या चली आ रही थी वो बढ़ जाती है। तो ऐसे कुछ समस्याएं मीर जाफ़र के सामने देखने को मिल जाती है। इसमें कहता है कंपनी अपने सैनिक खर्चों से निपटने के लिए व्यापारिक ज़रूरतों तथा अन्य खर्चों को पूरा करने के लिए पैसा चाहती थी। कंपनी और ज़्यादा इलाके तथा और ज़्यादा कमाई चाहती थी। इसीलिए 1765 में जब मीर जाफ़र मृत्यु हुई तब कंपनी के इरादे बदल चुके। कंपनी को लगने लगा कि अब केवल हमें यहाँ पर अपने कठपुतली नवाब के जगह पर हमें खुद ही नवाब बनना पड़ेगा। ऐसा रॉबर्ट क्लाइव ने ऐलान कर दिया। रॉबर्ट क्लाइव ने कहा कि यदि हमें बहुत बड़ी मात्रा में पैसा चाहिए तो 1765 के टाइम में मीर जाफ़र की मृत्यु के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने घोषणा किया कि हमें खुद ही नवाब बनना पड़ेगा, तभी जाकर के हम अपना शासन स्थापित कर सकते हैं। आखिरकार यहाँ पर 1765 में मुगल सम्राट ने कंपनी को ही बंगाल का प्रांत दीवान नियुक्त कर दिया गया। मतलब कि जो रॉबर्ट क्लाइव ने कहा उसे बना दिया गया।
दीवानी मिलने के कारण कंपनी को बंगाल के विशाल राजस्व संसाधनों पर नियंत्रण मिल गया। अब कंपनी बंगाल से बड़ी मात्रा में पैसा इकट्ठा कर सकती थी। इस तरह कंपनी की एक पुरानी समस्या हल हो गई और 18वीं सेंचुरी की शुरुआत से ही भारत के साथ उसका व्यापार बढ़ता जा रहा था। लेकिन उसे भारत में ज़्यादातर चीज़ें ब्रिटेन से लाए गए सोने और चांदी के बदले ही खरीदनी पड़ती थी। इसी वजह से उसमें ब्रिटेन के पास भारत में बेचने के लिए कोई चीज़ नहीं थी। लेकिन जैसे ही प्लासी की जंग हो जाती है, ब्रिटेन से सोने की निकासी कम होने लगी, क्योंकि अब ब्रिटेन बड़ी मात्रा में अपने खर्चे को भारत से ही पूरा कर सकता था। बंगाल की दीवानी मिलने के बाद तो ब्रिटेन से सोने लाने की जरूरत ही नहीं रही और अब भारत से होने वाले आमदनी के सहारे कंपनी अपने खर्चे चला सकती थी। इस कमाई से कंपनी भारत में सूती और रेशमी कपड़ा खरीद सकती थी और अपनी फौजों को संभाल सकती थी। कलकत्ता में किले और दफ्तरों के निर्माण की लागत भी उठा सकती थी। मतलब सीधे सीधे कह सकते हैं कि जैसे जैसे कंपनी ने अपने रेवेन्यू सिस्टम के बेस को बढ़ाया, वैसे वैसे कंपनी भारत के अंदर अपने दबाव को लगातार बढ़ाती जा रही थी, बढ़ाती जा रही थी और बढ़ाती ही जा रही थी। ये प्रभाव उनके दौरान देखने को हमें मिल जाते हैं। तो क्लास, ये तो टॉपिक था हमारे पास प्लासी के युद्ध के बारे में। ये आपको कैसा लगा जरूर बताइए और वीडियो को सब्सक्राइब लाइक जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।